गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। हम आपके तीसरे नंबर चैप्टर में चल रहे हैं और आने वाले 1-2 दिन में आपका 3 नंबर चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि हम पादप जगत के वर्ग जो थे, समूह जो थे, 5 समूह मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। पादप जो आपका लेसन नंबर 3 है, हम बात कर रहे हैं कक्षा 11 की, जो आपके यहाँ न्यू NCERT पैटर्न है। अभी 2020-21 में अभी स्कूलें लगी नहीं है, लेकिन सिलेबस जो है वो आ चुका है, उसी की सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। 1 नंबर 2 नंबर चैप्टर आपके पूरे हो चुके हैं। आज जो है 3 नंबर चैप्टर भी लगभग पूरा होने की ओर होगा, कल या परसों पूरा हो जाएगा। 3 नंबर चैप्टर प्लांट किंगडम की हम लोग बात कर रहे थे। प्लांट किंगडम के मैंने आपको 5 समूह बताए थे। 5 समूह में हमने 4 की कंप्लीट बात कर ली। कौन कौन से थे वो 4? देखो, रिपीट करता हूँ मैं रोज़ाना, आपको पता होना चाहिए। 1 नंबर हमने एल्गी की बात की थी, अर्थात शैवाल की बात की थी। 2 नंबर पे हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा था, 2 नंबर पे क्या पढ़ा था? ब्रायोफाइटा पढ़ा था। और 3 नंबर पे हमने टेरिडोफाइटा पढ़ा था, टेरिडोफाइटा। 4 नंबर पे हमने कल कंप्लीट किया था जिम्नोस्पर्म, अर्नावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपका लास्ट है एंजियोस्पर्म। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा जगत है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, यहाँ लिख देता हूं एंजियोस्पर्म को आवर्त बीजी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आवर्त बीजी पादप बोला जाता है, या आप लोग आवर्त बीजी बोल सकते हो। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ विशेषताएं मैंने इसकी बताई थी और मैंने पहले भी बता दिया है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा और कक्षा 12 में पहला ही चैप्टर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है। कहने का मतलब यह है, पहले चैप्टर का आपका नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, और यहाँ पर भी हम उन्हीं की बात करेंगे। सिर्फ अंतर इतना रहेगा, वहाँ पे हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, यहाँ पर उसको थोड़ा जो बेसिक बातें हैं वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे। ये ऐसे पादप होते हैं, आवर्त प्लस बीज, 2 शब्द दिए हुए हैं, आवर्त प्लस बीज। आवर्त का मतलब होता है आवरण और बीज का मतलब होता है बीज, अर्थात ऐसे पादप जिनके बीज के चारों ओर क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। ऐसे पादप जिनके बीज के चारों ओर क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। जबकि लास्ट हमने बात की थी जिम्नोस्पर्म की, नगन बीजी या अनावर्त बीजी की, जिनके बीज के चारों ओर कोई भी आवरण जो है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, आवर्त बीजी की बात करते हैं तो ये पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। ये बात भी मैं बता चुका हूँ, क्या है? सबसे बड़ा वर्ग है। पादप जगत का क्या है? सबसे बड़ा वर्ग है। इसके अंदर बहुत सारे पादप जो हैं उनका वर्गीकरण हमें मिलता है। ऐसा कह सकते हैं हमारे चारों ओर जितने भी पादप हैं वो लगभग क्या है? आवर्त बीजी हैं। हम जितने भी पादपों को आसपास देखते हैं या पौधों को हम लोग देखते हैं वो सभी आवर्त बीजी हैं। हमने जो फसलें बो रखी हैं वो भी लगभग क्या है? आवर्त बीजी हैं। तो आज हम इस आवर्त बीजी की कंप्लीटली बात करेंगे। देखिए, आवर्त बीजी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा वर्ग मैंने आपको बता दिया। ये एक ऐसा वर्ग है जिसके अंदर फल, बीज, पुष्प आदि बनते हैं। फल, बीज, पुष्प आदि का निर्माण जो है वो होता है। समझ रहे हो बात मेरी? आदि का निर्माण जो है वो इसके अंदर होता है। अब बात करते हैं किस प्रकार से ये निर्माण की प्रक्रिया जो है ये होती है, उसकी हम कंप्लीटली बात जो है वो करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो इस आवर्त बीजी को 2 वर्गों के अंदर बांटा गया है। आवर्त बीजी को कितने वर्गों के अंदर बांटा गया है? 2 वर्गों के अंदर। एक तो एक बीजपत्री या इसको मोनोकोटिलिडनी बोला जाता है, और सेकंड जो है वो है द्विबीजपत्री। सेकंड कौन सा है? द्विबीजपत्री, अर्थात कहने का मतलब है डाइकोटिलिडनी। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री 2 भागों में बांटा गया है। अब एक बीजपत्री क्या होते हैं और द्विबीजपत्री क्या होते हैं? देखिए, एक बीजपत्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसे पौधे जिनके बीज में केवल एक बीज पत्र पाया जाता है, जिनके बीज में केवल क्या पाया जाता है?
एक बीज पत्र पाया जाता है। जैसे बाजरी क्या है, एक बीज पत्री है, उसके बीज में केवल एक बीज पत्र ही पाया जाता है। ऐसे पादप क्या कहलाते हैं, एक बीज पत्री। और सेकंड अगर बात करें द्विबीजपत्री, ऐसे पादप जिनके बीज में दो बीज पत्र पाए जाते हैं। कितने बीज पत्र पाए जाते हैं, दो बीज पत्र पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, डाइकोटोलिडनी या द्विबीजपत्री कहलाते हैं। जैसे चना बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री की बात होगी। इसके बाद हम बात करते हैं आवर्तबीजी पादपों के अंदर पुष्प की बात करते हैं। तो पुष्प की बात करते हैं तो उससे पहले फ्लावर बोलते हैं, जिसे उसकी थोड़ी सी संरचना की बात कर लेते हैं कि संरचना किस प्रकार की, जो पुष्प है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए पुष्प की बात करेंगे, ये आवर्तबीजियों में बनते हैं। तो मैं एक संरचना बना देता हूं। इस प्रकार के पुष्प होता है। ये किसकी संरचना है, पुष्प की संरचना है, बिल्कुल इजी सी संरचना है। हम पुष्प की बात करेंगे। आवर्तबीजी पादपों के अंदर पुष्प दो प्रकार के होते हैं। पुष्प का एक भाग तो होता है नर भाग और एक भाग होता है मादा भाग। एक तो नर भाग होता है मेल पार्ट एंड सेकंड होता है फीमेल पार्ट, मादा भाग। नर भाग को बोला जाता है पुंकेसर। नर भाग को क्या बोला जाता है, पुंकेसर बोला जाता है। और मादा भाग को बोला जाता है स्त्री केसर। मादा भाग को क्या बोला जाता है, स्त्री केसर बोला जाता है। जैसे कि हमने जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के अंदर पुदानी और स्त्रीदानी काम में लिया था, लेकिन यहाँ पे आवर्तबीजी पादपों के अंदर नर भाग को अर्थात नर जननांग को, जो मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको पुंकेसर बोला जाएगा, और मादा जननांग है उनको क्या बोला जाएगा, स्त्री केसर बोला जाएगा। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं पुंकेसर की। किसकी बात करते हैं, पुंकेसर की। पुंकेसर की संरचना बच्चों इस प्रकार की होती है। ये एक पुंकेसर की संरचना है। किसकी संरचना है, एक पुंकेसर की संरचना होती है। पुंकेसर की संरचना में अगर हम बात करें तो आपको सबसे ऊपर का जो ये भाग दिखाई दे रहा है, पहले बता देता हूं। पुंकेसर के अंदर तीन भाग होते हैं। पुंकेसर के अंदर कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। एक तो होता है परागकोश, एक होता है योजी और तीसरा होता है पूतंतु। क्या होता है, पूतंतु। आपको सबसे ऊपर जो भाग दिखाई दे रहा है फुला हुआ भाग, उसे परागकोश कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है, परागकोश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परागकोश। ये जो आपको लंबा भाग दिखाई दे रहा है इसको पूतंतु बोला जाता है। और इस परागकोश के आधारीय भाग को योजी कहा जाता है। आधारीय भाग को क्या कहा जाता है, योजी कहा जाता है। तो बच्चों पादप के पुष्प में, आवर्तबीजी जो पादप है उनके पुष्प या फ्लावर के अंदर जो पुंकेसर है उसमें तीन भाग होते हैं। जो नर जननांग होता है, परागकोश, योजी और पूतंतु, इसकी संरचना इस प्रकार की होती है। अब आगे देखिए, इस बात करें तो ये पुष्प है, इसके अंदर ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो बनाया ये द्विलिंगी बनाया है। द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जिनके अंदर नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं। तो ये संरचना आपको ऐसी ही दिखाई दे रही है, इधर भी आपको दिखाई दे रही है। तो इसको क्या कहा जाता है, पराग को जो तो इसकी बात करें तो ये क्या हो गया, पुंकेसर हो गया। क्या हो गया, पुंकेसर। क्या हो गया, पुंकेसर। टोटल पूरा पुंकेसर हो गया। ये इसका परागकोश हो गया। ठीक है, दो ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो बात करते हैं तो ये परागकोश जो होता है, इस परागकोश में परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं, इस परागकोश के अंदर अगर हम बात करें तो परागकण बनते हैं। ये पराग, पोलन ग्रेन्स इनको इंग्लिश में बोला जाता है, परागकण इनको बोला जाता है। परागकण जो होते हैं इन्हें नर युग्मक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नर युग्मक भी कहा जाता है। यहां तक आपको पता होना चाहिए। 12वीं क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं,
ये परागकण कैसे होते हैं, किस प्रकार बनते हैं, किसके अंदर बनते हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन आपके कक्षा 11 में ये नहीं है। तो आपको ध्यान इतना ही रखना है, इस परागकोश के अंदर क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। समझ गए मेरी बात। इसके बाद में अगर बात करें आगे, तो नर युग्मक बन गए। नर युग्मक के बाद अब बात करते हैं हम स्त्री केसर की। स्त्री केसर की बात करते हैं तो ये मादा जननांग है। इसके अंदर भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। जिस प्रकार से परागकोश, योजी और पूतंतु पुंकेसर के अंदर थे, उसी प्रकार इसके अंदर होते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की संरचना होती है। सबसे ऊपर जो आपको प्यालेनुमा संरचना दिख रही है उसको कहा जाता है वर्तिकागर। उसको क्या बोला जाता है, वर्तिकागर बोला जाता है। प्यालेनुमा जो संरचना आपको दिख रही है उसको क्या बोला जाता है, वर्तिकागर बोला जाता है। वर्तिकागर का जो आधारीय भाग है उसको वर्तिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्तिका बोला जाता है। और बाद में आपको नीचे की तरफ जो फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है उसे अंडाशय कहा जाता है। फूले हुए भाग को क्या कहा जाता है, अंडाशय या ओवेरी बोला जाता है। तो ये किसका है, पार्ट है स्त्री केसर या फिर मादा जननांग का। आवर्त बीजों में मादा जननांग इस प्रकार का होता है। सबसे ऊपरी भाग प्यालेनुमा संरचना जो है उसको क्या कहा जाता है, वर्तिकागर। ये देखिए, ये वर्तिकागर है। इस पुष्प के अंदर ही बात कर रहा हूँ। ये वर्तिकागर है, ये वर्तिका है, और ये फूला हुआ भाग क्या है, अंडाशय। ये पुष्प के अंदर सभी बातें आ चुकी हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये दल और बाह्य दल होते हैं। क्या होते हैं, दल और बाह्य दल। ठीक है ना। बाह्य दल और दल जो है वो स्थित होते हैं, जो कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कीटों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब देखिए आगे, ये वर्तिका क्या करती है। इसके अलावा स्त्री केसर के अंदर अगर हम बात करें तो बीजांड का, इस अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एक शब्द लिख रहा हूं, बीजांड, ओवेल्स जिसे बोला जाता है। बीजांड का निर्माण होता है। बीजांड जो है वो बनता है, वो उसके अंदर क्या होता है, इस बीजांड के अंदर एक संरचना और बनती है जिसे भ्रूण कोश, भ्रूण कोश कहा जाता है। क्या बोला जाता है, न कि पोष। एक आगे शब्द आएगा भ्रूण पोष, यहाँ पे क्या है, भ्रूण कोश। तो क्या बनती है, भ्रूण कोश बनता है। इस भ्रूण कोश के अंदर अगर हम बात करें तो 3 कोशिकाएं तो ऊपर की ओर होती हैं और 3 बीजांड द्वार की ओर होती हैं। बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं, उन्हें अंड समुच्चय कहा जाता है, जिनमें से 2 बाहरी कोशिकाओं को सहायक कोशिका और 2 कोशिकाओं तो सहायक कोशिका और 1 कोशिका को क्या कहा जाता है, अंड कोशिका कहा जाता है। 1 कोशिका को क्या कहा जाता है, अंड कोशिका जो है वो कहा जाता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो बीच में 2 केंद्रक वाली एक कोशिका पाई जाती है जिसे ध्रुवीय कोशिका या द्वितीयक केंद्रक कोशिका कहा जाता है। द्वितीयक केंद्रक कोशिका, द्वितीयक केंद्रक कोशिका जो है वो कहा जाता है। इसके बाद में 3 कोशिकाएं निभाग की ओर पाई जाती हैं। अभी बताऊंगा निभाग क्या होता है। उन कोशिकाओं को प्रत्यव्याशांत कोशिकाएं कहा जाता है। ये 3 कोशिकाएं होती हैं। देखिए किस प्रकार से आपको मैं डायग्राम बनाकर बताता हूँ, आपके है नहीं, आपको बता देता हूँ। इस अंडाशय के अंदर जो बीजांड बनता है वो किस प्रकार से बनता है। देखिए अंडाशय में अगर बीजांड की बात करें तो बीजांड की संरचना जो है वो ठीक है, इस प्रकार की बीजांड की संरचना जो है वो होती है। इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। 2 लेयर होती हैं, 2 इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, बीजांड काय कहलाता है। कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, क्या कहलाता है, बीजांड काय कहलाता है। और इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है इस प्रकार से, ठीक है, समझ आ गई बात। और इस संरचना के अंदर 3 कोशिका तो इस प्रकार से ऊपर की ओर पाई जाती है, 3 कोशिका इस प्रकार से नीचे की ओर पाई जाती है, और 1 कोशिका बीच में पाई जाती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, ठीक है। यह संरचना होती है। यह जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोला जाता है, बीजांड द्वार। बीजांड की संरचना बनाई है मैंने, ठीक है।
ये बीजांड काय हो गया, कोशिकाओं का समूह बीजांड काय। ठीक है, इसके बाद में बात करें, ये इसका अध्यावरण हो गया, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण, दो अध्यावरण जो है वो पाए जाते हैं, दो अध्यावरण जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये बाह्य है और ये आंतरिक है, दोनों को मिक्स रूप से मैंने आपको बता दिया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे भ्रूणकोश बोला जाता है, मैंने बताया था ना, अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है, बीजांड के अंदर भ्रूणकोश का। ये भाग जो है ऊपर वो की ओर वाला भाग, इसे निभाग बोला जाता है। मैंने अभी आपको बताया तीन कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं, 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती हैं। ये 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर हैं, इन कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, अंड समुच्चय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अंड समुच्चय बोला जाता है। ठीक है, इनमें बीच वाली कोशिका जो होती है, ये बीच वाली कोशिका जो होती है इसे अंड कोशिका कहा जाता है। बीच वाली कोशिका को क्या कहा जाता है, अंड कोशिका। और जो साइड वाली 2 कोशिकाएं हैं इनको क्या कहा जाता है, सहायक कोशिका कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, सहायक कोशिका कहा जाता है। बीच वाली कोशिका में 2 केंद्रक हैं, इसको द्वितीयक केंद्रक वाली कोशिका कहा जाता है। ठीक है, द्वितीयक केंद्रक वाली कोशिका जो है वो कहा जाता है। समझ रहे हो बात। इसके बाद निभाग की और 3 कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को पर्तव्य शांत कोशिका कहा जाता है। पर्तव्य शांत कोशिका जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ये बीजांड की संरचना होती है जो आपको पता होनी चाहिए, जबकि आपके ये पूरा दिया हुआ है मैटर, संरचना भी आपको जो है वो मिल जाएगी। तो इस प्रकार की संरचना जो है वो बीजांड की होती है, ये आपको बनानी भी है। ठीक है ना, किसकी संरचना है, बीजांड की संरचना। ठीक है, अब देखिए आगे, इस भ्रूणकोश के अंदर ये बन गया, ये किसके अंदर है, ये मान लीजिए ये यहाँ पे आपकी हो गई वर्तिका, और ये वर्तिकाग्र हो गया। ठीक है ना, दिख रहा है, और ये वर्तिका हो गई और ये अंडाशय हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या हो गया, अंडाशय हो गया। अब क्या होगा, एक शब्द आता है परागण। क्या शब्द आता है, परागण। परागण क्या होता है, पोलिनेशन। ये होता है कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं जो नर युग्मक कहलाते हैं। ये परागकण किसी भी माध्यम द्वारा, हवा के माध्यम से आ सकते हैं, वायु के माध्यम से आ सकते हैं, जल के माध्यम से आ सकते हैं, कीटों के माध्यम से आ सकते हैं। उनके माध्यम से ये इस वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, गोल होते हैं परागकण, इस वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। किस पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यहां पहुंचने के बाद ये अंकुरित होंगे। अंकुरित होने पर इनसे एक परागनलिका बनती है, एक परागकण अंकुरित होकर परागनलिका बनाता है, और ये वर्तिकाग्र से होती हुई इधर से बीजांड द्वार से इस बीजांड के अंदर प्रवेश करके, और किस में प्रवेश कर जाती हैं, इस भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती हैं। ये परागनलिका किस में प्रवेश कर जाती है, इस भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाती है। किस में प्रवेश कर जाती है, भ्रूणकोश में, और यहाँ पर अपने 2 नर युग्मकों को त्याग देती है। यहाँ पे क्या करती है, अपने 2 नर युग्मकों को त्याग देती है। नर युग्मक आ गए। अब इनमें से एक नर युग्मक तो मिलेगा इस अंड कोशिका से, किसे मिलेगा, अंड कोशिका से। दूसरा नर युग्मक मिलेगा इस द्वितीयक कोशिका से। ठीक है, जो नर युग्मक अंड कोशिका से मिलेगा वो युग्मनज का निर्माण करेगा, जाइगोट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, जाइगोट का, द्विगुणित जाइगोट का, क्योंकि ये अगुणित होते हैं, वो द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करेगा। करने के बाद उस द्विगुणित जाइगोट से भ्रूण बनता है, इम्ब्रियो बनता है। और दूसरी ओर दूसरा नर युग्मक इस केंद्रीय कोशिका से मिलेगा, वो निर्माण किसका करेगा, भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, भ्रूणपोष का, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। भ्रूणकोश नहीं है, ये पोष है, एंडोस्पर्म। ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, और इस प्रकार भ्रूण जो है वो कंप्लीटली तैयार हो जाता है। ठीक है, और ये बीजांड जो है पूरा ये बीज में परिवर्तित हो जाता है, और अंडाशय से क्या बन जाता है, फल बन जाता है।
अंडाशय से क्या प्राप्त होता है, हमें फल प्राप्त होता है। जबकि अगर हम बात करें बीजांड से क्या प्राप्त होता है, बीज प्राप्त होता है। तो दोनों नर युग्मक इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में मैं आपको लिख के बताता हूं किस प्रकार की प्रोसेस रहती है। देखिए आप, देखो किस प्रकार की प्रोसेस रहती है। जैसे ही नर युग्मक, दो नर युग्मक उसके अंदर पहुंच जाते हैं, दोनों नर युग्मक उसके अंदर पहुंच जाते हैं। किसके अंदर, किसके अंदर पहुंच जाते हैं, भ्रूण कोश के अंदर पहुंच जाते हैं। भ्रूण कोश के अंदर दोनों नर युग्मक जो है वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलेगा। पहला नर युग्मक किससे मिलेगा, अंड कोशिका से मिलेगा। अंड कोशिका से मिलेगा और द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करेगा या युग्मनज का निर्माण करेगा। द्विगुणित किसका निर्माण करेगा, युग्मनज का निर्माण करेगा। कंप्लीटली द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करेगा और बाद में इससे एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है। ठीक है, यह तो बात होगी। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, निषेचन किससे होगा, ये इसे नर युग्मक और अंड मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। पहला निषेचन होगा। दूसरा निषेचन ये मिलेगा उसे द्विगुणित कोशिका, जो केंद्रीय कोशिका बोल सकते हो, केंद्रीय जो बीच वाली कोशिका है जिसमें दो केंद्रक हैं, उससे मिलेगा और बनाएगा प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ठीक है, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करेगा। कर लिया निर्माण। यह करने के बाद में इससे बनेगा भ्रूणपोष। क्या बनेगा, भ्रूणपोष जो है वो बनता है। यहां पे देखो एक बार पहले निषेचन हो रहा है, दूसरी बार भी निषेचन हो रहा है, तो कितनी बार निषेचन हुआ, 2 बार निषेचन हुआ। इस प्रकार आवर्त बीजियों का ये विशेष गुण होता है कि उनके अंदर 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, बाई फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, द्विव निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विव निषेचन। तो प्रश्न पूछ लिया जाए द्विव निषेचन किसे कहते हैं, तो आवर्त बीजी पादपों में एक बार निषेचन न होकर कितनी बार होता है, 2 बार। पहली बार पहला नर युग्मक अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है जिससे भ्रूण बनता है। दूसरा निषेचन जो है उसमें दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका से मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। इस प्रकार 2 बार निषेचन होने के कारण इसे द्विव निषेचन कहा जाता है और भ्रूणपोष बनता है। यह भ्रूणपोष इस भ्रूण को, इस एम्ब्रियो को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, जिससे ये विकसित हो जाता है। क्या हो जाता है, विकसित। लास्ट में बचता है बीजांड, ओवेल बचता है, उससे बीज बन जाता है और दूसरा बचता है अंडाशय। अंडाशय से अगर बात करें तो अंडाशय से क्या बन जाता है, फल बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका जो कंप्लीट हो चुका है, मैंने लाइफ साइकिल भी लिखा है आपका एंजियोस्पर्म का, वो भी आपके जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आज के एक वीडियो के अंदर मैंने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। ठीक है।